हेलो एलियंस, मैं आपके लिए फ्रेश एपिसोड लेके आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पाइथन वेक्टराइजेशन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा कोड है वो कंप्यूटेशनली चीप हो जाए और दिखने में काफ़ी सिंपल रहे। तो पाइथन वेक्टराइजेशन में होता क्या है, चलिए हम इसे लाइव कोड से समझते हैं। सो एलियंस, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन कोड एक्सप्लेन करूँगा। मैंने यहाँ पे अपनी गूगल कोलैबोरेटरी ओपन की है। यहाँ पे आप देख रहे होगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, रैम और डिस्क दिख रही है। गूगल कोलैब क्या करता है कि हमें रैम और डिस्क प्रोवाइड करता है ताकि हमारा जो कोड है वो अच्छे से कंपाइल हो जाए और कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो दिख रहा है इसे हम सेल्स कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेल में हमने 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है, इंपोर्ट numpy as np, इंपोर्ट pytorch एंड इंपोर्ट टाइम। सो मशीन लर्निंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है pytorch और टेंसरफ्लो, जो हम सबसे ज़्यादा स्केल पे यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट सेल में हमने एक वेरिएबल लिया है। हमने क्या किया है, यहाँ पे numpy का यूज़ करके एक 5x3 का मैट्रिक्स यूज़ किया है जिसे हम वेक्टर बोलेंगे, और वही वेक्टर में हमने रैंडम नंबर स्टोर किया है। सेम हमने b के साथ किया है, पर वो मैट्रिक्स में हमने रैंडम नंबर के जगह 0 स्टोर किया है। यहाँ पे जो आप बटन देख रहे होगे, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो हमारा सेल रन होता है, जिससे हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें यहाँ पे 5 रोज और 3 कॉलम मिल रहा है, और सेम हमें 5 रोज और 3 कॉलम्स मिल रहा है। बट फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो भी है रैंडम नंबर है मैट्रिक्स में या फिर वेक्टर में, और सेम ये वेक्टर में 0 स्टोर किए हुए हैं। सो नेक्स्ट सेल में देखते हैं कि हमने x और y वेरिएबल में 1000 क्रॉस 500 का मैट्रिक्स या वेक्टर स्टोर किया है। सेम y के साथ में भी हमने 1000 क्रॉस 500 का वेक्टर स्टोर किया है। हम इसे रन करते हैं। नेक्स्ट सेल में आप देख रहे हो ये % टाइम, इसे हम मैजिक कमांड बोलते हैं। पाइथन मैजिक कमांड ये करता क्या है कि बाद जितनी भी स्टेप्स हो रही है, इसे प्रोसेस होने को जितना भी टाइम लग रहा है वो हमें उसका टाइम बताता है। सो हम इसे रन करते हैं। सो हमें यहाँ ये प्रोसेस होने के लिए 466 मिली सेकेंड लग रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, z नाम का एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें हम 0 स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद में ये 2 फॉर लूप से हम z में x और y की एडिशन स्टोर कर रहे हैं। सो ये जो पूरा टास्क है इसको कंप्यूटेशन करने के लिए 466 मिली सेकेंड लग रहा है। हमारे रियल वर्ल्ड डेटा में क्या होता है कि हमें 1000 रोज और 500 कॉलम के जगह हमें मिलियन रोज और मिलियन कॉलम्स हो सकते हैं। सो जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो ये प्रोसेस को कई हफ्ते लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, या फिर महीने भी लगते थे पहले जब हम कंप्यूट करते थे। पर आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि पाइथन वेक्टराइजेशन की वजह से हमारी जो स्पीड है ट्रेनिंग करने के लिए मॉडल को काफ़ी बढ़ गई है। हम अगला सेल एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या हो रहा है। सो आप देख रहे होंगे 811 माइक्रोसेकंड, मतलब इसकी स्पीड 400 इंटू एक्स टाइम्स बढ़ चुकी है। इसमें क्या हो रहा है कि हम कंपाइलर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो क्या करे, वो प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करे। और वो प्रोसेस ऑप्टिमाइज़ कैसे करेगा, जो कंपाइलर है वो स्पेसिफिक हार्डवेयर फीचर यूज़ करेगा जो कि उसके अंदर प्रेजेंट है, ताकि जो वो टास्क है वो स्पीड अप हो जाए। वो एक प्रोसेस यूज़ करेगा जिसे कहते हैं SIMD, मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। सो सेम हम अगले इसमें करके देखते क्या आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं कि % टाइम से z नाम का वही मैट्रिक्स लिया है। सेम हमने क्या किया है कि z में साइन फंक्शन का numpy का यूज़ करके np.sin फंक्शन यूज़ किया है, जिसमें हमने पहले i प्लस j की एडिशन की है, का साइन फंक्शन लगाया और z में स्टोर किया है। तो आप इसमें देख रहे होगे तो इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है इसे प्रोसेस होने में। अगर वही हम इस पाइथन वेक्टराइजेशन से करें तो देखो कितनी, हम देख रहे हैं कि 18.2 माइक्रोसेकंड लग रहा है। मतलब ये हो गया कि यह है 6 टाइम्स या फिर 5 टाइम्स मोर फास्टर। तो यही फ़ायदा है हमारे पाइथन वेक्टराइजेशन का इसे यूज़ करने के लिए। सो आप देख रहे हो कि numpy का यूज़ करके हम हमारी वेक्टराइजेशन की स्पीड कितनी बढ़ा सकते हैं और हमारे मॉडल की ट्रेनिंग कितनी जल्दी कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि जो PyTorch लाइब्रेरी है उसका यूज़ करके हम कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर सकते हैं हमारा कोड। सो हमने क्या किया, टॉर्च से एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया और वो x में स्टोर कर दिया। सो इसमें हमने क्या किया है कि 3x2 का एक वेक्टर बनाया और उसको x में स्टोर किया है।
जिसमें रैंडम नंबर होंगे। सो इसे रन करने के बाद में हमें ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद में हम ये सेल एग्जीक्यूट करते हैं सेम जैसे हमने पहले किया था, torch.rand, जिसमें हम 1000 रोज और 500 कॉलम्स स्टोर करेंगे। सेम हम अगर वही प्रोसेस अगर वेक्टराइजेशन से करते हैं तो आप देख रहे हो इसे 745 माइक्रोसेकेंड, मतलब ये जो प्रोसेस है अगर हम इस टॉर्च लाइब्रेरी यूज़ करके कर रहे हैं तो इससे 745 माइक्रोसेकेंड में ही इसे कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस नमपाई वर्जन में था 811 सेकेंड। मतलब ये जो है प्रोसेस ये नमपाई से फास्टर हो रहा है। सो हम इसे रन करके देखते हैं। सो आप देख रहे हो 3.72 मिली सेकेंड, मतलब जो हमने नमपाई वर्जन में प्रोड्यूस किया था जो कि था 18.2 मिली सेकेंड। सो ये 6 टाइम्स फास्टर हो रहा है नमपाई वर्जन से। मतलब हम टॉर्च लाइब्रेरीज का यूज़ करने के बाद में जो हमें नमपाई का जो रिज़ल्ट मिल रहा है उससे भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है, मतलब 6 टाइम्स फास्टर देन नमपाई। और जो हमारा बिना वेक्टराइजेशन से किया तो उससे तो 1000 to 5000 टाइम्स मोर फास्टर है। ये जो हमने वेक्टराइजेशन किया था वो CPUs का यूज़ करके किया था। अब हम GPUs का यूज़ करके देखेंगे कि GPUs का अगर हमने यूज़ किया तो हमें क्या परफॉर्मेंस मिल रहा है। सो गूगल कोलैब क्या करता है, हमें GPU यूज़ करने की एक पावर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ एडिट फंक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोटबुक सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ हार्डवेयर एक्सेलरेशन में GPUs पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में सेव करेंगे। वहाँ जो TPUs का ऑप्शंस था वो इसलिए था कि अगर आपके पास में कोई GPU अच्छा नहीं, अगर आपको एक्सटर्नल GPU यूज़ करना है जो कि गूगल कोलैब प्रोवाइड करेगा तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, पर आपको उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे GPU सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, हमें जितने भी सेल्स है उसे रन करके देखना होगा। उसके बाद में हम इसे GPUs को यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पहले कमांड को प्रिंट करते हैं। ये क्या कर रहा है, torch.cuda.device count, मतलब ये बताएगा कि आप कितने GPUs को यूज़ कर रहे हो। सो इसे प्रिंट करते हैं। सो ये बता रहा है कि हम 1 GPU यूज़ कर रहा है। उसके बाद में ये क्या कर रहा है, torch.cuda.device 0 और torch.cuda.getDevice name, मतलब ये क्या कर रहा है कि आपके जो हार्डवेयर है, आपके हार्डवेयर में जो GPU है वो कौन सा यूज़ किया गया है उसे प्रिंट करेगा। सो ये यूज़ किया गया है टेस्ला T4। आप इसे इंटरनेट पे सर्च करके इसकी स्पीड देख सकते हो। इसके बारे में जो भी जानना है आप इंटरनेट पे सर्च करके इसके बारे में देख सकते हो। तो हमने क्या किया है, CUDA 0 में torch.device में CUDA 0 स्टोर कर लिया, मतलब ये हमने GPU को स्टोर कर लिया है CUDA 0 नाम के एक वेरिएबल में। इसके बाद में हमने X और Y वेरिएबल लिया है जिसमें हमने सेम 1000 रोज और 500 कॉलम्स का मैट्रिक्स या वेक्टर X वेरिएबल में स्टोर किया है GPU का यूज़ करके। सो इसे यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे ये रैम और डिस्क प्रोवाइड कर रहा है। सो ये रन हो गया। इसके बाद में सेम हम चीज़ करके देखते हैं इसे कितना आ रहा है। सो इसे रन करने के बाद आप देख रहे हो कितनी स्पीड आ रही है, 1.61 माइक्रोसेकंड, जो कि टॉर्च के केस में था 895 माइक्रोसेकंड, मतलब कितना फास्टर हो गया, लगभग 8 टाइम फास्टर हो गया। उसके बाद में नमपाई के केस में देखते कितना हो रहा है। नमपाई के केस में है 3.72 मिलीसेकंड। सो देख रहे हो कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने मिल रहा है। अगर वही चीज़ हम इसे रन करते हैं, हमें क्या मिल रहा है, 612 माइक्रोसेकंड। अगर हम इसे कंपेयर करते हैं नमपाई वर्जन से तो हमें पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा फास्टर है। ये है 3.72 मिलीसेकंड, दिस इज 612 माइक्रोसेकंड। सो देख रहे हो कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आज पूरा GPUs पे डिपेंड है, जहाँ हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं वेक्टराइज इंस्ट्रक्शन को यूज़ करके। सो ये मैक्सिमम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में काफ़ी यूज़ होता है ताकि जो हमारा कंप्यूटेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए और हम कोई भी चीज़ को इफ़िशिएंटली। सो इस केस में ये कर क्या रहा है, साइन फंक्शन ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। ब्रॉडकास्टिंग मतलब ये होता है कि जो मैट्रिक्स है उसमें हर वैल्यू में वो फंक्शन पास करना है और फिर बाद में वही मैट्रिक्स में उसे स्टोर कर देना है। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है।
सो आपने डिफरेंस देखा, हम जब वेक्टराइजेशन यूज़ करते हैं और जो नॉर्मल कोड यूज़ करते हैं तो हमें कितना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव पड़ता है नॉर्मल कोड इन केस ऑफ वेक्टराइज्ड कोड। सो इसलिए हम आज वेक्टराइज्ड कोड यूज़ करते हैं ताकि सिंपल यूज़ हो जाए और दिखने में काफ़ी सिंपल रहे। आपके लिए एक असाइनमेंट है, हमने जो लिया था वो टॉर्च डॉट साइन आई प्लस जे, उसके जगह आप अपने मन से एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसमें लिखिए टॉर्च डॉट साइन आई प्लस जे प्लस 1 करके देखिए क्या आता है और अपने मन से अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपको क्या डिफरेंस मिलता है नॉर्मल कोड में और वेक्टराइज कोड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।